Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So I am back with the new video in the series Top 75 Issues in News for which is relevant for Mains 2023 and Mains 2024 appearing students. इस सीरीज में हम टॉप 75 इश्यूज को लेके उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मोर फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, बट आपको इस वीडियो सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स ऑल्सो. ठीक है, इसमें कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स है जो डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में यूटिलाइज कर सकते हो. इसके साथ साथ अगर डायरेक्ट कोई प्रीलिम्स क्वेश्चन बनता है बेस्ड ऑन कमिटीज, बेस्ड ऑन द डेटा, जो आप उसको आप अच्छे से आंसर कर पाओगे. इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सारे तरीके के इनिशिएटिव्स इंक्लूड किए हैं और प्रॉब्लम को बिल्कुल बैकग्राउंड से लेके उसके सॉल्यूशन तक जाके अप्रोच किया है. तो आपको अगर एक एस्से भी लिखने आ जाता है इस पर्टिकुलर इशू पे, तो आप आराम से इस दिए गए इस लेक्चर के बाद दिए गए फॉर्डर से आप आराम से टैकल कर सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का इशू है प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया. इसके पहले वीडियो में हम लेके आ चुके हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया. उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में 1 से 1.5 घंटे का वीडियो था जो आज लाइव हो चुका है, आप देख सकते हैं और उस पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि क्या और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और किन इश्यूज़ पे हम आपके लिए मेंस स्पेसिफिक वीडियोस लेके आएँ. चलिए प्रिजन रिफॉर्म से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले प्रिजन रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसी से स्टार्ट करते हैं. आपको जब भी अगर प्रिजन रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा सिंपल वर्ड्स में. तो ये डेफिनेशन, इसमें से ये कीवर्ड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो. प्रिजन रिफॉर्म्स रेफर्स टू द मेजर्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स इंश्योरिंग बेसिक राइट्स टू देम. ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर फेनोमिनन के सेंटर पे है प्रिजन में रहने वाले लोग यानी प्रिजनर्स. ठीक है, उनको बेसिक राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, भले ही उन्होंने कोई गुनाह किया है, बट आर्टिकल 21-20 इंश्योर करता है कि भाई हर एक पर्सन को राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी रहे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रहे. ठीक है, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, जो बात करता है कि हम ऐसे कौन से मेजर्स लें जो जेल में रहने वाले कैदियों को उनके बेसिक राइट से डिप्राइव ना कर रहा हो, कैसे उनकी कंडीशन सुधारें. ठीक है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भाई जेल में उन्होंने एक तो गुनाह किया है, ऊपर से हम उनकी चिंता करने वाले कौन होते हैं. जैसे काफ़ी लोग बोलते थे कि कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही है बजाय उसको मारने के. ठीक है, वो बातें मतलब अगर आप देखो तो ये बातें न्यूज़ चैनल की डिबेट्स में डिस्कस करने के लिए अच्छा है या 1-to-1 डिस्कशन के लिए अच्छा है, बट अगर आप सिस्टम में जाओगे, सिस्टम को डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी जुडिशियल सिस्टम जिस फाउंडेशन पे क्रिएट हुआ है उस फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट का नाम है रिफॉर्मेटिव जस्टिस. ठीक है, आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, उसमें एक कीवर्ड आता है. तो उसमें जिस जस्टिस की वो बात करता है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस, मतलब हम अपने जिस तरह का हम न्याय कर रहे हैं उसमें ये इंश्योर कर रहे हैं कि भाई जिसने गुनाह किया, हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो उससे हमें बदला नहीं लेना, उसको हमें सुधारना है, क्योंकि उसने जो गुनाह किया है उसके पीछे भी कोई ना कोई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रही होगी जिस वजह से वो उस गुनाह को करने के लिए मजबूर हुआ. ठीक है, तो बजाय रेट्रीब्यूशन मतलब बदला लेना, अगर किसी ने सपोज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की आंख फोड़ दी, ठीक है, तो अगर आप रेट्रीब्यूटिव सिस्टम ऑफ जस्टिस में जाओगे तो आंख के बदले आंख, जैसा कि सऊदी अरेबियन जैसे कंट्रीज में चलता है. तो जैसा कि हमारे यहाँ गांधी जी बोले हैं और हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम गांधी जी के आइडियल्स पे इवॉल्व हुआ है. तो एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. तो वी डू नॉट बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी कि भाई रेट्रीब्यूशन के लिए हम किसी को जस्टिस प्रदान करें, मतलब अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो हम उसका भी मर्डर करें. दैट इज नॉट द इंटेंट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हमारा इंटेंट है रिफॉर्मेशन, कि भाई उसको मतलब एक ज़्यादा करेज वाला काम है कि आप उसको माफ़ कर दो जिसने आपके अगेंस्ट गुनाह किया. ठीक है, अगर वो पछता रहा है तो
ठीक है, डेफिनेटली ये डिबेट रहती है कि किन क्राइम्स में हमें रेट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखना है, रेट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, बट रिफॉर्मेशन इज द मेन इंटेंट ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो दिस इंश्योर, सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बोला है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम एम्फसाइजेज द रिफॉर्मेटिव जस्टिस इंश्योरिंग बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी प्रोवाइडेड टू अंडर ट्रायल्स, अक्यूज्ड एंड प्रिजनर्स। अब इसमें भी एक कैच आता है कि भाई जो बंदा जेल में है क्या वो गुनहगार है? तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको जेल में रखा गया है लेकिन उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो अभी तक प्रूव नहीं हुए। ठीक है, अगर किसी ने चोरी की लेकिन वो चोरी जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो जा रही आप सामने वाले को चोर नहीं बुला सकते। ऐसे लोग अंडर ट्रायल हैं, मतलब उनका अभी फैसला आना बाकी है, या अक्यूज्ड हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ आरोपों के बेसिस पे आप किसी को सजा नहीं दे सकते, उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। तो अगर कोई अंडर ट्रायल है, ठीक है, और वो इनोसेंट है और आप उसको चोर मान के या हत्यारा मान के पहले ही सजा दे दो, उसको सुनो मत, तो इससे बड़ा इनजस्टिस कुछ नहीं होगा। तो हमारे कानून का बेसिक जो इंटेंट यही है कि भाई 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई आवर सिस्टम ऑफ जस्टिस इज रिफॉर्मेटिव जस्टिस, नॉट रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये है फाउंडेशन प्रिजन रिफॉर्म्स का। ठीक है, इसलिए हम बात करते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स की। आप चाहे इस चीज से सहमत हो या ना हो, बट हमारा संविधान इस चीज को मानता है और अगर आप सिस्टम में जाएंगे तो आपको भी ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, देन व्हाई प्रिजन्स वर स्टेब्लिश्ड, इसकी आप थोड़ा सा फिलॉसफी में जाओ कि हम जेल बनाते क्यों हैं। ठीक है, क्या कारण रहा होगा कि जेल बनाए गए? तो इट वॉज बिलीव्ड दैट रिगरस आइसोलेशन एंड कस्टोडियल मेजर्स वुड रिफॉर्म द ऑफेंडर्स। मतलब जिसने कोई गुनाह किया अगर हम उसको समाज से दूर एक जगह ले जाके बंद करके रखें, ठीक है, और उसको कुछ काम ना करने दें, कुछ जीवन नहीं जीने दें, उसको जीवन शैली में नॉर्मल तरीके से लाइफ ना जीने दें, तो वो बैठेगा, रिग्रेट करेगा, रियलाइज करेगा और अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ये इंटेंट था प्रिजन स्टैब्लिश करने का। तो यही पर्पस है कि रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई गुनाह जानबूझ के नहीं करता, कई बार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाती है जिससे वो हो जाता है डेफिनेटली। और लेकिन अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन ही ऐसा करता है गुनाह, तो डेफिनेटली उसको उतना स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलना चाहिए। बट ओवरऑल मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में मतलब पॉसिबिलिटी होती है रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इसमें फिर लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट करके बाय इनकलकेटिंग देम अ डिजास्टर फॉर क्राइम एंड क्रिमिनलिटी, मतलब उनको एक तरह से ये बता के कि भाई तुमने बहुत गलत किया और ये समाज तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा, ये पर्पस था। और उसको थोड़ा सा परसुएड करें, हम उसको सोचने पे मजबूर करें कि भाई ऐसा गुनाह किया क्यों तूने, ये पर्पस था प्रिजन्स बनाने का। ये तो हुआ हमारी फिलॉसफी थोड़ी सी। अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा हिस्ट्री ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया। किस तरह से प्रिजन का कॉन्सेप्ट कब इमर्ज हुआ होगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू ऑफर देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इस पर्टिकुलर इंटेंट के साथ प्रिजन की स्थापना हुई है। हिंदू एंड मुगल पीरियड में क्या होता था, प्रिजनर्स वर प्लेसेस ऑफ टेरर, आतंक का और टॉर्चर, काफी सारा टॉर्चर किया जाता था और टेरराइज किया जाता था प्रिजनर्स को। मोड्स ऑफ पनिशमेंट वर वेरी टफ एंड रिगरस, बहुत हैवी पनिशमेंट्स मिलते थे जिसमें डेथ सेंटेंस होता था, लटका देना यानी फांसी लगा देना, विपिंग, फ्लॉगिंग, ब्रांडिंग और भूखा मार देना, स्टार्विंग टू डेथ, ये सारे तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं। तो एक तरह से ये रेट्रीब्यूशन मतलब जो बदला लेना है या एक फियर साइकोसिस जनरेट करने के लिए लोग डर से कोई गुनाह ना करें, ये फॉलो होता था पहले, इंटेंट होता था पनिशमेंट देने का। ठीक है, ब्रिटिश रूल में ऐसा क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ द पीनल रिफॉर्म्स, रेडिकल चेंजेस, पीनल रिफॉर्म शुरू हुए, रेडिकल चेंजेस आए। शुरू में हार्शर कंडीशंस थी, कोई सिविल कोड नहीं था यूनिफॉर्म कि भाई किसको कितना पनिशमेंट किस हिसाब से मिलेगा, कुछ वो नहीं था कोई रूल। लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्मेशन वाली बात आने लगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे, कि भाई रिफॉर्म करना है, बदला नहीं लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हुई 1862 में हुई, सेकंड जेल इंक्वायरी कमेटी बनी।
It expressed concern for the insanitary conditions of Indian prisoners leading to illness and disease and death. इसके बारे में जेल इंक्वायरी 1862 में आई थी कमिटी, उसने इसके बारे में बात की. नेक्स्ट वाज प्रिजनर्स एक्ट, जो फर्स्ट जो बड़ा इनिशिएटिव आया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ये था प्रिजनर्स एक्ट को पास किया गया. इसी के अकॉर्डिंग आज भी हम प्रिजन्स को मेंटेन कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं. तो इसमें किस किस चीज़ों पे बात की गई, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या एस्पेक्ट एलिमेंट्स ये थे. क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स, के कौन कैसा प्रिजनर्स है, कौन बहुत हाई सज़ा पाने वाला है, कौन अंडर ट्रायल है, ये सारे चीज़ों की डेफिनेशन आई. यूनिफॉर्मिटी इन द वर्किंग ऑफ प्रिजन्स, पूरे इंडिया में जितने भी प्रिजन स्टैब्लिश किए गए हैं सब में सेम सिस्टम रहे, इस चीज़ के बारे में बात की. एंड देन सेंटेंसेस ऑफ विपिंग वाज अबॉलिश्ड. विपिंग आप कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज विपिंग, ठीक है, और ये अबॉलिश क्यों किया गया, ऐसा इसमें क्या था, कितना हीनस था ये एक्ट, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रेजेंट लीगल पोजीशन, आजकल किस तरह से कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न कर रहा है हमारे प्रिजन्स वाले सिस्टम को. तो अभी प्रिजन्स जो है स्टेट सब्जेक्ट में आता है अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट की पूरी मोनोपोली है किस तरह से प्रिजन को गवर्न करना है. मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894, ये वाला एक्ट जो आया था 1894 में आया था, ठीक है. एंड द प्रिजन मैनुअल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, इस एक्ट के बेसिस पे हर एक स्टेट ने अपनी अपनी प्रिजनर्स मैनुअल बना रखी है, उसके हिसाब से चीज़ें गवर्न होती हैं, ठीक है. बट स्टिल सेंटर यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलर गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइड करती रहती है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग टाइम पे, ठीक है, कि रिगार्डिंग प्रिजनर्स हमें क्या वेलफेयर मेजर्स लाने की जरूरत है. ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री और प्रेजेंट लीगल पोजीशन. अब हम आ जाते हैं व्हाई देयर इज नीड फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स, ऐसा क्या हो रहा है, इतना क्या गड़बड़ है, ठीक है. यहाँ पे सीधा सीधा मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ आपको, जो बहुत सारे हैं बट इसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर नोट डाउन कर सकते हो जो आप अपने आंसर्स में यूटिलाइज करोगे, ठीक है. इवन आप ह्यूमन राइट वायलेशंस की जब आप बात करोगे, नॉर्मल ह्यूमन से रिलेटेड कोई अगर ऐसे आया है तो यहाँ पे आपको प्रिजनर्स के बारे में भी सोचना चाहिए और एक आध डेटा आप यहाँ से पिक कर सकते हो अगर कोई ऐसा ऐसे आ जाता है तो पहला क्या है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है with respect to the prisoners also and normal human also, 7 out of 10 prisoners behind bars are under trials. तो जितने जेल में हैं वो जरूरी नहीं है मतलब गुनहगार हों. 7 out of 10, 10 में से 7 लोग फर्जी मतलब एक तरह से पूरी तरह से गिल्टी नहीं है फिर भी जेल में है, 67%. तो सोचो कितना बुरा हालत है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का. नेक्स्ट, India ranks 18th out of 212 countries due to such high numbers. इतना हाई नंबर है अंडर ट्रायल्स का, इस वजह से हम 18th नंबर पे आते हैं कि जबरदस्ती हमें जेल में डालने की हमारे यहाँ आदत है. इट्स लाइक दिस. 25% ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैव बीन इनसाइड प्रिजन फॉर मोर देन अ ईयर. एक साल तक जेल में डाल दिया, कोई खबर नहीं, कोई पूछने नहीं आता गलती हुई है मतलब गुनहगार है भी या नहीं, बेगुनाह लोग ऐसे ही जेल में पड़े हुए हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज देयर इज अ डेथ इनसाइड इंडर प्रिजनर्स एवरी 5.5 hours. मतलब इंडियन जेल्स में हर 5.5 घंटे में एक डेथ होती है. 1 सुसाइड इन इंडियन प्रिजनर्स एवरी 5 days, हर 5 दिन में एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है. एवरेज सुसाइड रेट इन प्रिजन्स इज 16.9 पर लाख, यानी हर 1 लाख लोगों में 16.9 यानी 17 लोग सुसाइड करते हैं हर दिन, ठीक है. 2/3 of the prison population belongs to the SC, ST and OBC. 2/3 यानी 66% जो जेल में है उनमें से गरीब तबके यानी SC, ST और OBC से लोग हैं, और 4.3 यानी almost 5% of women are there in prison. 70% prisoners are either illiterate or educated below class 10th. मतलब एजुकेशन का डायरेक्ट फैक्टर है यहाँ कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप ज़्यादा क्राइम कर रहे हो. तो 70% प्रिजनर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ठीक है. Over 35% seats are vacant for prison staff and officials. This is regarding the governing thing, ठीक है, कि मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है. इसके बाद 18 साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट फॉर एंटायर प्रिजन पॉपुलेशन, 1 for every 23,000. 23,000 कैदियों के लिए एक डॉक्टर है, एक मेंटल फिजिशियन है. नेक्स्ट इज
597 करेक्शनल स्टाफ इन टोटल फॉर 1401 प्रिजन्स। मतलब एक स्टाफ लगभग 3 प्रिजन को संभाल रहा है, एक करेक्शनल स्टाफ, जो मतलब उनके बारे में बात करें, उनको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो बेसिकली जो हमारा प्रिजन्स है वो करेक्शनल की जगह और उल्टा जो है क्रिमिनल बनाने की फैक्ट्री हो गया है। 2 इंस्पेक्शंस पर प्रिजन पर मंथ बाय प्रिजन इंस्पेक्टर्स। पर मंथ केवल 2 इंस्पेक्शंस होते हैं। प्रिजन डिपार्टमेंट स्पेंड्स 86 रुपीज पर प्रिजनर्स एवरी डे एंड 52 ऑफ दिस इज ऑन फूड। ठीक है, तो 100 से भी कम रुपए खर्च होता है एक प्रिजनर्स पे। 66 ऑफ द फॉरेन नेशनल प्रिजनर्स आर बांग्लादेशी। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अरेस्टेड है। ये भी एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका फैक्ट डेटा शीट। इसके बाद जिस सिस्टम में हम डील कर रहे हैं उसको एक बार समझ लेते हैं कि भाई किस तरह से डील करता है। तो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज दैट एनफोर्स द लॉ, एडजुडिकेट क्राइम्स मतलब क्राइम्स की सजा देता है, एंड करेक्ट क्रिमिनल बिहेवियर। सीधी बात है, 4 सब सिस्टम्स हैं। पहला है पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, नेक्स्ट है एनफोर्समेंट यानी जो पुलिस, ये यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट पुलिस, और उसके साथ उसका एडजुडिकेशन करने वाले यानी सजा प्रदान करने वाले या माफ करने वाले कोर्ट्स, ये रहा कोर्ट सिस्टम। थर्ड इज करेक्शन सिस्टम जो प्रिजन्स एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज, जो अभी आपने देखा कि 1401 प्रिजनर्स पे सिर्फ 597 करेक्शनल स्टाफ है, जो इस पे तो बिल्कुल फोकस ही नहीं है। ये भी सब अंडर स्टाफ्ड हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे ओवरबर्डन है क्योंकि नंबर ऑफ जो पुलिसमैन है पर 1000 या पर लाख पॉपुलेशन इज वेरी लेस, एंड पार्लियामेंट तो के फोकस में नहीं है प्रिजनर्स के बारे में बात करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन स्ट्रक्चर। इसके बाद हम सीधे सीधे आ जाते हैं क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रिजन रिफॉर्म्स की बात या इसकी नीड अराइज हुई। ठीक है, सीधा सीधा आप यहाँ पे केस का नाम देख लो, रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंतर्गत 9 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजनर्स। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहली है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग में भी 67% अपने क्या है, अंडर ट्रायल्स। मतलब ओवर क्राउडिंग इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि जिनको सजा होनी है कि नहीं डिसाइडेड नहीं है वो लोग हैं इसमें। ठीक है, अब आपने एक डेटा और सुना होगा कि जब कोविड-19 बढ़ गया था तो वहाँ पे कितने सारे प्रिजनर्स को सीधे पैरोल पे छोड़ा गया था, यानी बहुत सारे इनोसेंट लोग उस टाइम लोगों ने चैन की सांस ली थी कि भाई जेल में नहीं रहना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू द ओवर क्राउडिंग आप एक डेटा देख लो कि नो वंडर इंडियाज प्रिजनर्स आर सो ओवर क्राउडेड, होप इट इज विजिबल टू यू। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट इन इंडियन प्रिजन्स इज 114%, यानी 100 लोग जहां रह सकते हैं वहां 114 लोग रह रहे हैं पर प्रिजन। सबसे ज्यादा रेट है 234% इन छत्तीसगढ़, यानी जहां पे 100 लोग आ सकते हैं वहां 234 लोग भर के रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। 227 इन दिल्ली। थर्ड इज मेघालय जहां पे 178% लोग जेल में हैं। ठीक है, ऑक्यूपेंसी है ये। फिर फोर्थ पे है यूपी 169%, देन एमपी 140%। ठीक है, अंडर ट्रायल्स आर दोज अवेटिंग ट्रायल एंड हुज ट्रायल्स वर स्टिल ऑनगोइंग एंड हु हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। मतलब जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है उनके ऊपर बस अभी चार्जेस फ्रेम होने बाकी हैं, प्रूव होने बाकी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवर क्राउडिंग के बारे में बात। ओवर क्राउडिंग, इसके बाद डिले इन ट्रायल, साल साल भर हो जाता है, तारीख ही नहीं आती। कोई भी जो अंडर ट्रायल है या जो भी प्रिजनर है वो जेल में पड़ा हुआ है जस्ट बिकॉज उसका केस ही नहीं सुना जा रहा, अगली तारीख 1 साल बाद 2 साल बाद लगती है। थर्ड इज टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट। ये सबसे हाईनेस्ट थिंग है कि कोई डेटा नहीं है कि कितनी मार पड़ रही है, कोई कितना टॉर्चर किस लेवल तक हो रहा है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि टॉर्चर के बाद डेथ हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सुसाइड, इसको कोई ट्रेस करने वाला नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर जुडिशियल मैकेनिज्म नहीं है, मतलब वेल लेड डाउन प्रोसीजर नहीं है। किस बेसिस पे ट्रायल और किस बेसिस पे इल ट्रीटमेंट, मतलब अगर इन प्लेस है तो इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल ही लैक्स है एकदम। आप ये मान सकते हो कि जो प्रिजन के अंदर जो ऑफिसर है वो राजा है, वो कुछ भी करवा सकता है एक प्रिजनर से,
ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, जब ओवर क्राउडेड है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी है, तो इनकी हेल्थ के बारे में कौन ही बात करेगा, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। इनसफिशिएंट फूड एंड इनएडिक्वेट क्लॉथिंग, खाना भी अगेन न्यूट्रिशियस फूड तो छोड़ दो, बेसिक मिनिमम फूड मिलना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज प्रिजनर्स। प्रिजन वाइसेस, दीज आर द सम ill things, evil things associated with the prisons. There are some things की मतलब बोलते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत होता है, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत होती है प्रिजन्स में, ठीक है। इसके अलावा जो है सेक्सुअल असॉल्ट बहुत होते हैं, ये सब चीज़ें प्रिजन वाइसेस के अंतर्गत आ जाती हैं। डेफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, आप जो भी प्रिजन में है वो अपने फैमिली मेम्बर से या लॉयर्स का एक्सेस उसको बहुत कम है, और कोई भी साधन नहीं है जिसके थ्रू ये बाहर की दुनिया से बात कर पाएँ, ठीक है, चाहे वो अंडर ट्रायल ही क्यों ना हो। देयर आर वेरी मच लेस कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ जेल विजिट्स, कब कौन कितना जेल विजिट कर सकता है इसका भी कोई वेल लेड डाउन प्रोसीजर नहीं है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू जेल, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी एक तरह से उतनी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द जेलर समटाइम्स, ठीक है। अलाउ कर दिया तो कर दिया, डिनाई कर दिया तो कर दिया, कोई वेल लेड डाउन क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ओपन एयर प्रिजन्स, इसकी बात बहुत होती है, ओपन एयर प्रिजन्स रखना चाहिए क्योंकि नॉट एवरीबडी इज द मर्डरर और हाइनस क्राइम का प्रिजनर, लेकिन इस पे भी अभी बातें शुरू हुई हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं गई हैं, कंक्रीट लेवल पे नहीं गई हैं। पुअर स्टेट ऑफ लीगल एड, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर क्राउडिंग और डिले इन ट्रायल, इनका मेन कारण ये है कि अब आपने डेटा भी देखा कि 66% ऑफ द पर्सन्स आर फ्रॉम द पुअर कम्युनिटी, इलिटरेट पीपल, ठीक है। तो उनके राइट्स वगैरह के बारे में उनको कोई अवेयरनेस होगा ही नहीं, अगर अवेयरनेस है तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पैसा ही नहीं है जिससे वो लड़े, ठीक है। तो फ्री लीगल एड, होम मिनिस्ट्री ने खुद बोला है कि ओनली द पुअर एंड द इंडाइजेंट हैव कंटिन्यूड टू लैंग्वेज एज अंडर ट्रायल्स। पुअर एंड द इंडाइजेंट यानी जिनको नॉलेज नहीं है और दूसरे जो पुअर है। एंड नोट्स द लैक ऑफ एडिक्वेट लीगल एड इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर कंटिन्यूड डिटेंशन वेयर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। बेल आपका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, आपको बेल मिलना ही चाहिए अगर कोई कंक्रीट रीजन नहीं है आपको जेल में रखने का। बट ड्यू टू द लैक ऑफ द फ्री लीगल एड सिस्टम और लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द प्रिजनर्स एंड ऑल्सो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ मनी एंड पुअर थिंग्स, मतलब लोग गरीब हैं इसलिए दे डू नॉट हैव एक्सेसिबिलिटी टू द लॉयर्स। गुड क्वालिटी लॉयर्स तो छोड़ो, लॉयर्स भी मिल जाए वही बड़ी बात है। Although an accused in the criminal case had the right to free legal aid, but here too a sorry picture. मतलब राइट है बट थ्योरेटिकल है, अभी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। Among the state with the largest under trial population, Haryana has the highest number of legal aid lawyers, but average prison visits by them is 0.22 times a month. हरियाणा में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल एड लॉयर्स हैं, बट जितना वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, मतलब किसी को पड़ी ही नहीं है कि जेल में जो है उसके लिए हम लड़ें, क्योंकि वही है, मतलब पहले ही उसको क्रिमिनल मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीगल एड लॉयर्स वेस्ट बंगाल में सबसे कम है 27। तो आप नंबर्स देख के ही समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की कितनी प्रायोरिटी पे ये बात है। महाराष्ट्र में सिर्फ 84, हाईएस्ट है 478 इन हरियाणा, ठीक है, बट नंबर ऑफ विजिट्स बहुत कम है। बंगाल में 27 है बट नंबर ऑफ विजिट्स 1.44 टाइम्स, यानी कम से कम महीने में 1.5 बार तो वो चले जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 436A। इट सेज व्हेन एन अंडर ट्रायल हैज बीन डिटेन्ड फॉर अ पीरियड इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस specified for the offense for which he or she is charged, they are eligible for release on personal bond with or without sureties, ठीक है। But despite Home Ministry's guidelines, many prison officials across states are still unaware of how 436A of CRPC is to be applied, ठीक है। ये अंडर ट्रायल के केस में एक स्पेशल अरेंजमेंट है, अगर अंडर ट्रायल को जितनी उसकी सजा होनी है उसके आधे के बराबर अगर उसको ड्यूरेशन हो चुका है तो उसको इमीडिएटली रिलीज करना होता है। बट
ये मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, बट इससे अवेयर नहीं है बहुत सारे प्रिजन ऑफिशियल इस पर्टिकुलर चीज़ से अवेयर ही नहीं होते। इस चक्कर में बहुत सारे अंडर ट्रायल्स अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय प्रिजनर्स। नेक्स्ट इज वेरियस कमिटीज। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, सॉल्यूशंस पे आते हैं। कौन सी कमिटीज बनाई हैं इंडिया में। ठीक है, बिल्कुल शुरू से बात करेंगे। सबसे पहले आई इंडियन जेल रिफॉर्म कमेटी 1836 में। मॉडर्न सिस्टम जब मैकॉले के टाइम पे आया, प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी बनी थी एक 1836 में, उसके बेसिस पे पहली जेल रिफॉर्म कमेटी बनी। मैकॉलेज मिनट ऑफ 1855 वाज रिस्पांसिबल फॉर लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। सीधा सीधा आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रीलिम्स क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भाई मैकॉले मिनट्स ऑफ 1835 वाज द फाउंडेशन बिहाइंड द प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और कौन सी कमेटी थी? बेस्ड ऑन प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी इन 1836। तो ये तो था सबसे पहला इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज दिस इज आफ्टर 1947 गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो सबसे पहले है मुल्ला कमेटी, ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स। ये बनाई गई कमेटी 1980 और 83 के बीच में। दे रिव्यूड द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी एंड रिहेबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स। ठीक है, इसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे? मेन, सेटअप नेशनल प्रिजन कमीशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन्स। जो भी जेल है उनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसके लिए नेशनल प्रिजन कमीशन की स्थापना होनी चाहिए। दे सेड टोटल बैन ऑन द हाइनेस प्रैक्टिस ऑफ क्लबिंग टुगेदर जुवेनाइल ऑफेंडर्स विद द हार्डन्ड क्रिमिनल्स इन प्रिजन्स। जुवेनाइल मींस जो 18 ईयर से कम के कैदी हैं, ठीक है, उनको स्ट्रिक्टली बोला गया कि आप मतलब अडल्ट ऑफेंडर्स के साथ नहीं रख सकते, इस पे स्पेशल ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर जुवेनाइल होम्स बनाए गए हैं। ऑल इंडिया सर्विस शुड बी क्रिएटेड, जिसका नाम क्या होना चाहिए? इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिजन ऑफिशियल्स। ये रिकमेंडेशन भी अच्छी है, आप इसको यूज कर सकते हो। आफ्टर केयर, रिहेबिलिटेशन एंड प्रोबेशन शुड कंस्टिट्यूट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिजन सर्विस। तो एक प्रिजन सर्विस बनाई जाए और इसमें प्रिजन में जाने के बाद की केयर, रिहेबिलिटेशन एंड प्रोबेशन, मतलब चीज़ वो उसकी स्किल डेवलपमेंट भी हो रही हो, इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखने के लिए। क्योंकि मतलब हीनस क्राइम्स वाले ऑफेंडर्स बहुत कम हैं, इसके अलावा सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में अगर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, करेक्शनल चीज़ उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन हो, तो डेफिनेटली दे कैन गेट बेटर एज अ पर्सन और कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट था बेयर मिनिमम नंबर ऑफ अंडर ट्रायल इन जेल्स टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द कन्विक्टेड प्रिजनर्स। जिनको सजा हो चुकी है उनकी सेल्स अलग होनी चाहिए जेल में, और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी अलग होनी चाहिए। अदरवाइज अगेन आप अंडर ट्रायल को इस तरह से एक इम्प्रेशन दे रहे हो कि भाई हमारा सिस्टम ही ऐसा है, एक बार आप जेल में आ गए आप हमेशा के लिए एक कैदी बन गए, एक क्या बोलेंगे जिसको कि आप सुधर ही नहीं सकते, एक बार आप पे लांछन लग गया देन यू आर गॉन फॉर लाइफ। तो दे विल स्टार्ट कंटिन्यू डूइंग एंड दे विल बिकम बेटर क्रिमिनल्स। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड फंड्स फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स अलॉट किया जाना चाहिए। दीज वर द रिकमेंडेशन ऑफ द मुल्ला कमेटी। ठीक है, देन नेक्स्ट कमेटी वाज फॉर्म्ड जिसके कुछ रिकमेंडेशंस आए। नेक्स्ट कमेटी थी वी आर कृष्णा अय्यर कमेटी। ठीक है, इसके क्या रिकमेंडेशंस थे? ये आई 1987 में, 4 साल बाद। इनके दो मेन रिकमेंडेशन काम के हैं। सेपरेट इंस्टीट्यूशन विद वुमेन एम्प्लॉइज अलोन फॉर वुमेन ऑफेंडर्स। सिर्फ वुमेन ऑफेंडर्स के लिए वुमेन एम्प्लॉइज होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा सिस्टम हुआ होगा कि उनके सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह हुए होंगे वुमेन ऑफेंडर्स के, तो इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया। नेक्स्ट वाज नेसेसरी प्रोविजंस टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द वुमेन इवन इफ कॉन्विक्टेड। चाहे आप जेल में हो, चाहे आपने मर्डर तक किया हो, बट यू ऑल्सो हैव द राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो डिग्निटी किसी की वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये प्राइम मोटिव बनाया गया। ठीक है, ये स्पेशली वुमेन प्रिजनर्स के लिए बनाई गई थी ये कमेटी। ठीक है, तो वुमेन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप इस एस्पेक्ट को भी हाईलाइट करो कि भाई वुमेन प्रिजनर्स भी तो हैं सोसाइटी का पार्ट, उनके लिए क्या हुआ, वी आर कृष्णा अय्यर कमेटी बनाई एंड यू राइट अबाउट दिस। नेक्स्ट इज जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी, ये होम मिनिस्ट्री ने बनाई थी अभी रिसेंटली। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी हैं। स्टेब्लिशमेंट ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं फॉर पेंडिंग पेटी ऑफेंसेस, छोटे छोटे ऑफेंसेस, उनके लिए इनको साल भर तक
क्यों 5 साल तक क्यों जेल में रखा जा रहा है बिना किसी गुनाह के। तो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ। रिलीज ऑफ अक्यूज्ड पर्सन चार्ज्ड विद पेटी ऑफेंसेस ऑन अ पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड इफ अनेबल टू अरेंज श्योरिटी। अगर वो श्योरिटी नहीं जमा कर पा रहा है क्योंकि गरीब है और छोटा सा क्राइम किया है उसने, तो डेफिनेटली उसको रिलीज कर देना चाहिए, छोटा सा पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड भरवा के। ठीक है। थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। ये स्पेशल वो है, आप इस की टर्म को भी यूज कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है। फोकस्ड एफर्ट्स टू एड्रेस द बैकलॉग ऑफ पेटी ऑफेंसेस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। डेफिनेटली पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा लोग क्रिमिनल बन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट कमेटी लेटेस्ट बनी है वो है जस्टिस मलीमत कमेटी। दिस सजेस्टेड रिफॉर्म सच एज रिप्लेसिंग द डेथ पेनल्टी विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट कम्यूटेशन और रेमिशन। मतलब कभी माफी ना मिले और बट डेथ पेनल्टी को आप हटा दो हमारे देश से। ये जस्टिस मलीमत कमेटी ने बोला था रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कमिटीज जो आज तक बनाई गई हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे हमारे जुडिशियल रोल, यानी हमारी जुडिशरी ने अलग अलग केसेस के बाद क्या बोला विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक है। जस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ही उठाए हैं मैंने, यहाँ पे भी 7-8 केसेस हैं, बट इसमें से आप 1-2 इंपॉर्टेंट पिक करके आप यूज कर सकते हो। जैसे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला रिगार्डिंग प्रिजन रिफॉर्म्स कि प्रिजनर्स एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इनकैर्सिनरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। मतलब प्रिजनर्स आल्सो हैव should be treated humanely and they also have basic human rights। इसके बारे में कोर्ट ने बोला। affirmation of the prisoners entitlement to substantive and procedural rights। आप उसको सब्सटेंटिव लेवल पे भी, यानी सब्सटेंस होना चाहिए उसके जो भी क्राइम है या उसके राइट्स में, एंड देन प्रोसीजरल के प्रोसीजर वाइज जो उसके राइट्स होते हैं, जो डिफरेंट CRPC अरेंजमेंट IPC अरेंजमेंट में जो बोला गया है, ठीक है, उसको भी आप प्रदान करोगे, आप उसको वो डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बात बोली इस केस में। सेकंड केस जो था वो था रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 में। इसमें क्या बोला, इसमें कोर्ट एक्विटेड प्रिजनर्स हैव अ राइट टू इमीडिएट रिलीज। अगर किसी को जेल मतलब उसको चार्जेस से एक्विटल मिल गया है, मतलब उसको जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगा था उससे वो बेगुनाह साबित हो गया है, उसके बाद आप किसी भी प्रिजनर को जेल में नहीं रख सकते, आप उसको इमीडिएटली रिलीज करोगे, ऐसा इस केस ने बोला। डिटेंशन बियॉन्ड एक्विटल वायलेट्स देयर राइट्स। तो एक्विटल अगर हो गया है तो आप उसको डिटेन नहीं कर सकते प्रोसीजरल बेसिस पे, मतलब चीज़ें फंसा के टेक्निकलिटीज में फंसा के ऐसा कर ही नहीं सकते। तो एक्सप्लिसिटली बोला है ये केस में, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट इज शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या बोला, प्रोविजन ऑफ लीगल असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस फॉर वल्नरेबल प्रिजनर्स पर्टिकुलरली वुमेन। ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने व्यवस्था बनाई कि भैया आपको लीगल असिस्टेंट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस देना पड़ेगा। अगर कस्टडी में किसी के साथ वायलेंस हो रहा है तो दैट पर्सन, स्पेशली वल्नरेबल पर्सन, आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल लीगल असिस्टेंस। नेक्स्ट इज संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या बोला कि प्रिजन अथॉरिटी शुड चेंज देयर एटीट्यूड एंड सेफगार्ड इनमेट्स ह्यूमन राइट्स। एटीट्यूड चेंज कर लो, प्रिजनर भी एक ह्यूमन है, उसके बारे में सोचो। तो ये ऐसा कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है। यहाँ पे आप कमेंट्स के तौर पे आप यूज कर सकते हो इन केसेस के कमेंट्स को। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला DK बासु ने वाले केस में, इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रॉम्प्टली प्रोवाइडेड टू द रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑफ द अक्यूज्ड। कई बार ऐसा होता था कि रिलीज कर दिया लेकिन फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो इससे रिलेटेड DK बासु वाले केस में बोला, इट इंश्योर्स द राइट टू लीगल काउंसिल एंड प्रिपरेशन फॉर बेल। ठीक है। अगर किसी को आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो आपको इन्फॉर्म करना कंपलसरी है उनके रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को, जिससे वो लीगल काउंसिल अरेंज कर सकें, क्योंकि एवरीबडी हैज़ द राइट टू लीगल काउंसिल। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, अमेरिकन मूवीज़ में, जैसे ही वो किसी को अरेस्ट करते हैं उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करता है वो पर्टिकुलर ऑफिसर कि यू हैव द राइट टू लीगल काउंसिल। ठीक है। बट ऐसे इंडिया में आपने कौन सी मूवी में या किसी रियल टाइम इंस्टेंस देखा हो कि जहाँ पे वो आपको बोले कि आप अपना वकील बुला लो, आप उससे बात कर लो? ऐसा नहीं होता है ना। तो दिस इज द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पे कोर्ट को अपनी तरफ से बोलना पड़ा कि भैया उसको बेल लेने का अधिकार है, आप उसको बताओ,
ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक पुलिस वाले की। नेक्स्ट इज धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2010 का केस है। फैमिली विजिट्स allowed for prisoners and inmates granted visits to their families under guarded conditions। पहले कुछ पर्टिकुलर केसेस में फैमिली विजिट्स अलाउड नहीं थे, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है आई गेस, तो उन्होंने ये अलाउ किया, ठीक है। नेक्स्ट इज री इन ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स, ये एक केस था। इस केस में जो है लैंडमार्क जजमेंट एड्रेसिंग प्रिजन रिफॉर्म्स एंड इनमेट्स राइट्स, ये काफ़ी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था। इसमें उन्होंने बोला कि प्रिजनर्स की भी डिग्निटी होती है एंड दे आर एंटाइटल्ड टू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ऐसा नहीं है कि उस जेल में चला गया तो उसके आपने राइट्स ही खत्म कर दिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स, इस पर्टिकुलर केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिलीज करी थी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजन रिफॉर्म्स और अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बनाने की बात कही थी। ये भी आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट्स और इंटरनेशनल अलग अलग क्या व्यवस्थाएं प्लेस में हैं जो इनके बारे में बात करती है प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले तो है यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है ह्यूमन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने वाला, ठीक है। इसमें वो किसके बारे में बात करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट की बात करता है यूडीएचआर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ पे आप हमारा जो आर्टिकल जो 20 है, 20 के बारे में भी यहाँ मेंशन कर सकते हो कि भाई आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट है, नहीं कर सकता कोई। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके तहत देयर इज अ कोड ट्रीटी फॉर प्रिजनर्स राइट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज India ratified this treaty in 1979, so India has the obligations to incorporate all the provisions related to international covenant on civil and protective political rights। तो इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट करता है प्रिजनर्स के भी। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESR, इसके तहत भी उन्होंने बात की है कि राइट टू हाईएस्ट अटेनेबल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉर प्रिजनर्स, भले ही जेल में है उसको भी अधिकार है फिजिकल और मेंटल हेल्थ अपना इंटैक्ट रखने का। सेट्स सिविल इकोनॉमिक सोशल एंड ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोवेनेंट ने ऐसा बात करी है कि भाई प्रिजनर्स के भी ह्यूमन राइट्स हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर, आप इस वाले पर्टिकुलर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन के बारे में बात कर सकते हो। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल बिहेवियर, एंड यहाँ पे भी ये बात है कि प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन फ्रॉम टॉर्चर यूडीएचआर भी बात करता है। नेक्स्ट है जनरल यूएन ने डायरेक्टिव्स दी हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जैसे बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स अंडर एनी फॉर्म ऑफ डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट, ये डायरेक्टिव है सीधा सीधा कि भाई आप कैसे आप बचाओगे किसी पर्टिकुलर डिटेनी या फिर इम्प्रिजन्ड प्रिजनर्स को, और उसके किस तरह से आप उसको हैंडल करोगे, ये एक तरह से उन्होंने गाइडलाइंस यहाँ पे वो की हुई हैं, डिक्लेयर की हुई हैं। देन बेसिक प्रिंसिपल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, आप कैसे ट्रीट करोगे, तो ये 1988 में आई और उसके बाद 1990 में उनके ट्रीटमेंट से संबंधित ये गाइडलाइंस आई। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। लास्ट में बात कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी खुद की गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स चलाए हैं हाल ही में जो प्रिजन रिफॉर्म्स पे बात करता है। सबसे पहले है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन्स प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें दे टॉक अबाउट इनहेंसिंग जेल सिक्योरिटी विद मॉडर्न इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी बढ़ाने से एक तो हम हैबिचुअल और वैसे ऑफेंडर्स को भी कंट्रोल में रख पा रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसी खबरें आ जाती हैं कि भाई मोबाइल मिल गया या बहुत आराम से रह रहा है, ठीक है, उल्टा जेल में रह के बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आराम से वो प्लान कर रहा है और एग्जीक्यूट करवा रहा है। जैसे रिसेंट केस था जो हमारा एक जो फेमस सिंगर, पंजाब में फेमस सिंगर है जिनका मर्डर हुआ था, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड एक एक्टिविटी ऐसा पाया गया कि उसने जेल में से ही पूरा मर्डर प्लान किया था एंड एग्जीक्यूट हुआ था वो, ठीक है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग प्रिजनर रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन थ्रू करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये करेक्शनल वाले एस्पेक्ट को ध्यान देने के लिए ये पर्टिकुलर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन्स प्रोजेक्ट आया है। नेक्स्ट इज ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट, इसके तहत क्या किया जा रहा है? डिजिटाइजेशन ऑफ द एफिशिएंट प्रिजन मैनेजमेंट, सारे प्रिजन्स को कनेक्ट करके, ठीक है, और उसमें ये मिलाने से संबंधित भी है कि भाई
फ्रिक्वेंट विजिटर नहीं कर पाते तो आप वीडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने इनमेट्स से मिल सकते हो, अपने नियर एंड डियर वन से, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन। नेक्स्ट इज मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, ये हर स्टेट के लिए होम मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है कि आप अपनी पर्टिकुलर प्रिजन मैनुअल को मॉडर्नाइज करो विद द चेंजिंग टाइम्स। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन लीगल सर्विसेज फॉर इनमेट्स इंक्लूडिंग फ्री सर्विसेज, सारी चीज़ें डिटेल्डली तौर पे यहाँ पे लिस्टेड है। नेक्स्ट इज द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो कोर्ट ने भी बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट्स प्रोवाइडिंग स्विफ्ट जस्टिस एस्टेब्लिश्ड इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स। तो हर डिस्ट्रिक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड जितने हैं उसके हिसाब से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए, तो ये किए गए भी हैं बहुत सारे केसेस में, ठीक है। इसके अलावा भी क्या रिक्वायर्ड है, एक तो जितनी भी ये बनाए गए प्रोजेक्ट्स, सबके फोकस में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई इसको यानी एक प्रायोरिटी मान के इम्प्लीमेंट करना है ये सारे सॉल्यूशंस। इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं हम, जेनरस ट्रीटमेंट टू विमेन प्रिजनर्स, इसके बारे में और थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए प्रिजन अथॉरिटीज़ का। नेक्स्ट इज फ्री क्वालिटी लीगल एड टू अंडर ट्रायल्स, एक तो फ्री दे तो रहे हो लेकिन वो सिर्फ नाम के तौर पे नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी लीगल एड प्रोवाइड होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो फ्री लीगल एड प्रोवाइडर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अलाउ पीजेंट्स प्रिजनर्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन ऑन टेम्परेरी टिकट ऑन लीव, भाई जब, क्योंकि अन्नदाता है, अगर कोई किसान जेल में आया है तो उनको स्पेशल लीव वाला सिस्टम आना चाहिए जिससे वो कम से कम हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम तो जा सके, ठीक है। एक बंदा जो जेल में आता है, पूरी फैमिली जो उसकी अफेक्ट हो जाती है, पूरा फैमिली मजबूर कई बार हो जाता है कि भाई क्रिमिनल रास्ते अपना लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पनिशमेंट, एंड अगर वो अंडर ट्रायल है तो दैट इज़ मोर ह्यूमिलिएटिंग ऑन दैट फैमिली। तो यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए कि भाई स्पेशल लीव मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रहे उसकी फैमिली का। प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन टू द प्रिजनर्स हु आर wrongfully detained and suffer injuries to callous or negligent acts of the prisoner personnel, जो प्रिजन्स के जो लोग हैं उनके आपस में लड़ाई होती है कई बार, इसकी वजह से ग्रीवियस इंजरीज हो जाती हैं आपस में, ठीक है। खासकर अंडर ट्रायल्स के लिए उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए, भाई उन्होंने गलती करी, वो पछता रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, अब वो वहाँ शांति से रहना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा, तो इस चीज़ पे भी आपको उस पर कंपनसेशन उनका बनता है, बेसिक राइट, तो ये भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज रिवाइज एंड रिव्यू द कॉलोनियल Prisons Act of 1894 to cut out the obsolete and redundant provisions. This is the high time, क्योंकि 1894 की कंडीशंस अब काफ़ी बदल गई हैं, काफ़ी सारे मॉडर्नाइजेशंस हो गए हैं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रायोरिटी में अमेंडमेंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनल कंक्लूजन, द फाइनल वर्ड, कि हम फाइनली इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड के तौर पे आप इसको लिख सकते हो। देयर आर मैनी हर्डल्स टू क्रॉस फॉर द prisons to be a reformative institution rather than a custodial home of torture. अभी भी प्रेजेंट रियलिटी यही है कि prison is the custodial home for torture and it's kind of a factory for promoting criminals. नॉर्मल क्रिमिनल को और बड़ा क्रिमिनल बनाना है, ये उस चीज़ की फैक्ट्री है करंटली prisons. तो काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करना बाकी हैं इन दिस टर्म्स कि एक वो रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन बने रादर देन जो हमारा इंटेंट था, ठीक है। The progress is mainly hindered by factors such as resource allocation due to the lack of resources, ऐसा हो रहा है ज़्यादातर। Deterrent functions of punishment and rehabilitation approach ही rehabilitate करने वाली है ही नहीं, इस वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Though there have been suggestions and recommendations by various committees तो बहुत बनाई गई और बहुत सारी recommendation आई, बट उनका अब टाइम है कि we should enforce these recommendation in letter and spirit। तो द मेजर कंसर्न इन इंडिया स्टैंड्स टू बी दैट ऑफ द एक्चुअल इन्फोर्समेंट, ठीक है। जितनी भी हमने कमिटीज़ के बारे में बात करी, सबकी रिकमेंडेशन एकदम टॉप नॉच एंड वेल एंड गुड हैं, बट वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए प्रोवाइडेड। इन कंक्लूजन, इट मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड that the issue of prison administration and the reformation of prisoners is just a piece of the bigger picture of the social recovery, ठीक है। मतलब यही है कि अल्टीमेटली यही समझ आ रहा है कि ये प्रायोरिटी फील्ड नहीं है फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, बट इट शुड बी द प्रायोरिटी बिकॉज इसकी वजह से आप बहुत सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज खराब कर रहे हो। इकोनॉमिकली हम अगर जाएँ, सोशली अगर हम बात करें तो बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है
डेफिनेटली क्राइम्स एंड क्रिमिनल रेट बढ़ता है ये सब चीज़ें करने से, बिकॉज आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज नॉट सो गुड, ठीक है, नॉट सो एम्पैथेटिक टूवर्ड्स द प्रिजनर्स. तो वो डेफिनेटली इसका फॉल आउट एक क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स के रूप में आता है. तो इट शुड बी आर प्रायोरिटी. तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया. ठीक है, पेपर 3 वाले पोर्शन में ये इंपॉर्टेंट है आप तो सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट के लिए, एंड पेपर 2 में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें हमने आपके सोशल एस्पेक्ट्स की भी बात कर ली, क्योंकि कैसे सोसाइटी एक लोग को क्रिमिनल बना रही है. ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें जो भी आपको डेटा प्रेजेंट किया मैंने, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करी, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. टिल थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे. We will meet with new episode on daily current affairs issues. Till then, like, share and subscribe and keep following us, Tarun IAS channel. Thank you and have a nice day.